हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सबसे पहले समझते हैं क्या होता है, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्या होता है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, प्रेजेंटली आजकल बिजनेस में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो किस होती हैं वो किसके थ्रू होती है, बैंक्स के थ्रू होती हैं। अगर आप कोई कस्टमर अगर आपको कोई पेमेंट कर रहा है तो या तो वो आपको चेक देता है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। सिमिलरली अगर आपको भी किसी को पेमेंट करना है तो या तो आप चेक दोगे या डायरेक्टली उसके अकाउंट में क्या करोगे, जो भी अमाउंट आपको उसको पे करना है आप उसको डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे। तो हमने बैंक में कितना कैश डिपॉजिट कराया, कितने चेक डिपॉजिट कराए, हमने कितने चेक्स इशू करे, मतलब कितने चेक से पेमेंट किया, कितना कैश बैंक से विड्रॉ करा। तो इन सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल को मेंटेन करने के लिए हम एक कैश बुक बनाते हैं। कौन सी कैश बुक बनाते हैं? बैंक कॉलम कैश बुक बनाते हैं, जिसकी दो साइड होती है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड होती है हमारी रिसिप्ट और क्रेडिट साइड होती है पेमेंट। इसी तरीके से जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक भी क्या करता है, अपने हर इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करता है। जितने भी कस्टमर हैं उन सब सारे इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट क्या करता है, बैंक मेंटेन करता है। अब आप देखना चाहते हो कि बैंक ने आपका अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करा है, बैंक ने आपके अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज पास करी हैं। तो अगर आप बैंक से रिक्वेस्ट करोगे तो बैंक आपको उसका एक प्रिंट आउट निकाल के दे देगा, फोटो स्टेट निकाल के दे देगा, जिसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पासबुक है इसकी डेबिट साइड पेमेंट होती है और क्रेडिट साइड क्या होती है, रिसिप्ट होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये जो बैंक कॉलम कैश बुक है ये तो कौन बनाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। ये कस्टमर प्रिपेयर करता है, राइट, कि उसने बैंक में कितने चेक डिपॉजिट कराए, कितना कैश डिपॉजिट कराया, कितना कैश निकाला, कितने चेक से उसने पेमेंट करा। तो इन सारी डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए कस्टमर क्या बनाता है? बैंक कॉलम कैश बुक बनाता है। और ये पासबुक क्या चीज है? ये पासबुक आपका बैंक स्टेटमेंट है। ये आपका अकाउंट है जो कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक मेंटेन कर रहा है। और आपने बैंक से रिक्वेस्ट करी तो बैंक ने उसका आपको एक प्रिंट आउट निकाल के दे दिया, जिसको अपन बोलते हैं पासबुक, राइट। अब बात आती है इस कैश बुक और इस पासबुक में एंट्री कैसे होती है। जो कैश बुक और पासबुक है इसमें हम कैसे एंट्रीज करते हैं। जैसे सपोज करो आपने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट कराए, तो जब बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट कराएंगे तो आप अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट 10,000। और बैंक इसी ट्रांजेक्शन की एंट्री पासबुक में करेगा। बैंक इसी ट्रांजेक्शन की एंट्री कहां करेगा? पासबुक में करेगा। कहां पे? क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट कितना? 10,000। अब सपोज करो आपको एक कस्टमर है एक्स, आपका कोई कस्टमर है एक्स, उसने आपको 5,000 रुपीज का चेक दिया और वो चेक आपने क्या करा? बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो जब वो चेक आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में उसकी एंट्री करोगे टू एक्स अकाउंट कितना? 5,000। और बैंक जब इस चेक का अमाउंट कलेक्ट कर लेगा तो उसकी एंट्री क्या करेगा? पासबुक की क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री कर देगा बाय एक्स अकाउंट कितना? 5,000। ऐसी सपोज करो आप बैंक से क्या कर रहे हो? कैश विड्रॉ कर रहे हो। आपने बैंक से कैश विड्रॉ करा, 3,000 रुपीज का कैश आपने बैंक से विड्रॉ करा। तो जब बैंक से आप कैश विड्रॉ करोगे तो आप अपने बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय कैश अकाउंट कितना? 3,000। और सेम यही ट्रांजेक्शन की एंट्री बैंक का करेगा, बैंक पासबुक में करेगा। कहां पे? डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट कितना? 3,000। अब सपोज करो आपको कोई सप्लायर है, आपका कोई क्रेडिटर है वाई, आपको उसको पेमेंट करना है, आपको उसको 2,000 रुपीज का पेमेंट करना है। तो आपने पेमेंट कैसे करा? उसको चेक देके आपने पेमेंट किया। तो जैसे ही आप उसको चेक इशू करेंगे तो आप अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय वाई अकाउंट 2,000। और जब बैंक इस चेक का पेमेंट करेगा तो आपकी पासबुक की डेबिट साइड में एंट्री कर देगा टू वाई अकाउंट कितना? 2,000। यानी आप क्या, इससे आपको क्या समझ में आया कि जो एंट्री हम अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में करते हैं, जो एंट्री हम कहां पे करते हैं? बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में करते हैं, वही सारी एंट्री बैंक का करता है पासबुक की क्रेडिट साइड में करता है। और जो एंट्री हम अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में करते हैं
वही सेम एंट्री बैंक का करता है पासबुक की डेबिट साइड में करता है। यानी दोनों कैश बुक और पासबुक दोनों में सेम एंट्री हो रही है, बस फर्क क्या है कि जो एंट्री हमने बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में करी वही सेम एंट्री बैंक ने क्या करी है पासबुक की क्रेडिट साइड में करी है, और जो एंट्री हम अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में कर रहे हैं वही सारी एंट्री बैंक का कर रहा है पासबुक की डेबिट साइड में कर रहा है। यानी इन दोनों के बैलेंसेस हमेशा इक्वल होने चाहिए। जैसे आपकी बैंक कॉलम कैश बुक है तो डेबिट साइड में कितना है 15,000, क्रेडिट साइड में कितना है 5,000, तो कितना बैलेंस हुआ 10,000। ऐसी पासबुक की क्रेडिट साइड में 15 है, डेबिट साइड में 5 है, तो इसका बैलेंस कितना हुआ 10,000। यानी जब कैश बुक और पासबुक दोनों में सेम एंट्री होनी है तो दोनों के बैलेंस इस तरीके से हमेशा इक्वल आने चाहिए। बस फर्क क्या पड़ेगा कि ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, और ये पासबुक का कौन सा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। यानी इन दोनों के बैलेंसेस हमेशा क्या होने चाहिए इक्वल आने चाहिए। जैसे अभी आपको सामने दिख रहे हैं कि कैश बुक का 10,000 रुपीज डेबिट बैलेंस है और पासबुक का 10,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस है, तो ये कैश बुक और पासबुक इन दोनों के बैलेंसेस हमेशा क्या होने चाहिए इक्वल आने चाहिए। लेकिन कई बार हम क्या देखते हैं कि कैश बुक और पासबुक, बैंक कॉलम कैश बुक और पासबुक दोनों में एक जैसी एंट्री होने के बावजूद भी ये जो बैंक कॉलम कैश बुक है और ये जो पासबुक है इनके बैलेंसेस इक्वल नहीं आते, इनके बैलेंसेस इक्वल नहीं आते हैं। कैश बुक का कुछ और बैलेंस शो हो रहा होता है और पासबुक का कुछ और बैलेंस शो हो रहा होता है। तो बात आती है जब कैश बुक और पासबुक दोनों में सेम एंट्री हो रही है, एक जैसी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं, तो फिर इनके बैलेंस इक्वल आने चाहिए, लेकिन बैलेंस इक्वल नहीं आ रहे। तो बात आती है जब कैश बुक और पासबुक दोनों में एक जैसी एंट्री हो रही है तो इनके बैलेंसेस इक्वल आने चाहिए, बट ये बैलेंसेस इक्वल नहीं आ रहे। तो बात आती है बैलेंसेस इक्वल क्यों नहीं आ रहे, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए, उन कारणों का पता लगाने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं उसको अपन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ में आया क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? कि हमें पता है कि जो एंट्री हम अपने बैंक कॉलम कैश बुक में कर रहे हैं वही सारी एंट्री बैंक पासबुक में करता है। तो यानी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए, बट ये बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा। तो ये बैलेंस इक्वल क्यों नहीं आ रहा, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है कि हमें पता है कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए, बट ये बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा। तो ये बैलेंस इक्वल क्यों नहीं आ रहा, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो केवल और केवल उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब क्या होता है कई बार ये रिकंसिलिएशन वर्ड सुन के दिमाग में आता है कि भैया कोई रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, कोई कैश बुक को रेक्टिफाई कर रहे हैं या कोई पासबुक को रेक्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट केवल और केवल एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए बनाते हैं। क्या है वो ऑब्जेक्टिव, कि कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है जबकि नहीं आना चाहिए था। तो ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो केवल और केवल उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। तो क्या मीनिंग हुआ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का? इट इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है विच रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम कैश बुक बैलेंस विथ पासबुक बैलेंस, राइट। अब ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। ये कौन बनाता है, कस्टमर बनाता है, बैंक नहीं बनाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। ये मैनेजमेंट बनवाता है कि भैया हमारे कैशियर ने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी। मैनेजमेंट को पता है कि कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए, बट ये सेम नहीं आ रहा। तो मैनेजमेंट कहता है कि आप क्या बनाओ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के पता बताओ, हमें रीजंस बताओ ये डिफरेंस क्यों आ रहे हैं कैश बुक और पासबुक में। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। अब बात आती है कब बनाते हैं, तो ये किसी भी पर्टिकुलर डेट को आप ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हो। कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि आप इसको मंथली बनाओ या ईयरली बनाओ या क्वार्टरली बनाओ या हाफ ईयरली बनाओ। आप किसी भी पर्टिकुलर डेट को आप अपना ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आपके डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, ये केवल मैनेजमेंट बनवा रहा है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग।
और कई बार क्या होता है कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस इक्वल होता है, फिर भी हम कई बार क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं कि भैया जो एंट्री हमने कैश बुक में करी है वही सारी एंट्री पासबुक में हो चुकी क्या, या पासबुक में जो एंट्री हुई है वो सारी एंट्रीज कैश बुक में हमने करी या नहीं करी। तो कई बार कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई अमाउंट आपने सेम अमाउंट डेबिट क्रेडिट कर दिया हो तो बैलेंस इक्वल आ गया हो, तो इसलिए कई बार बैलेंस टैली होने के बावजूद भी मैनेजमेंट क्या करता है, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाता है, ये चेक करने के लिए कि जो सारी एंट्री पासबुक में हुई है वही सब एंट्री कैश बुक में हो गई या नहीं हो गई, या कैश बुक की सारी एंट्री पासबुक में हुई है या नहीं हुई है, उसको पता लगाने के लिए भी हम ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब बात आती है कि जब कैश बुक और पासबुक दोनों में सेम एंट्री हो रही है तो फिर ये बैलेंसेस इक्वल आने चाहिए, बैलेंसेस इक्वल नहीं आ रहे, तो इसके क्या रीजंस होते हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता। तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपन ये डिस्कस कर रहे हैं, रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक। तो सबसे पहला रीजन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, मतलब कि किसी कस्टमर ने आपको चेक दिया, आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, तो जब वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कराया तो आपने तो कैश बुक में एंट्री कर दी, लेकिन बैंक ने अभी तक उस चेक को कलेक्ट ही नहीं करा, बैंक ने अभी तक उस चेक को कलेक्ट ही नहीं करा। जैसे फॉर एग्जांपल कि सपोज करो आपका कोई कस्टमर है मिस्टर एक्स, उसने 31 मार्च को आपको एक चेक दिया 5000 रुपीज का, और आपने 31 मार्च को ही वो चेक क्या करा, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो जब वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कराया होगा तो आपने अपनी कैश बुक की डेबिट साइड में एंट्री करी होगी 31 मार्च को 2x कितना 5000। अब आपने तो 31 मार्च को वो चेक बैंक में जमा करा दिया, अभी चेक का क्लियरिंग प्रोसेस क्या होता है, ये सपोज करो आपका अकाउंट है HDFC बैंक में और ये जो एक्स है इसका अकाउंट है एक्सिस बैंक में, तो 31 मार्च को एक्स ने ये चेक बैंक में जमा कराया तो अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी, अपन ने ये जो एक्स का चेक हमें मिला था हमने बैंक में जमा कराया, हमने कैश बुक में एंट्री कर दी। हमारा अकाउंट है HDFC बैंक में, तो ये चेक हमने कहाँ डिपॉजिट कराया होगा, HDFC बैंक में डिपॉजिट कराया होगा। अब 1 अप्रैल को HDFC बैंक ये चेक लेके एक्स के बैंक के पास जाएगा, एक्स का कौन सा बैंक है, एक्सिस बैंक है सपोज करो, तो HDFC बैंक ये चेक लेके एक्सिस बैंक के पास गया और उसने बोला आपके यहाँ पे कस्टमर है मिस्टर एक्स, उसने मेरे कस्टमर को ये 5000 रुपीज का चेक दिया तो लाओ उसका पेमेंट करो। अब 2 अप्रैल को एक्सिस बैंक देखेगा क्या एक्स के अकाउंट में 5000 है क्या, और अगर एक्स के अकाउंट में 5000 होंगे तो एक्स के अकाउंट में से 5000 रुपीज निकालकर एक्सिस बैंक ये अमाउंट किसको ट्रांसफर कर देगा, HDFC बैंक को ट्रांसफर कर देगा 2 अप्रैल को। यानी आपके बैंक के पास, अपने बैंक के पास पैसा कब रिसीव हो रहा है, 2 अप्रैल को, तो यानी बैंक इस पासबुक में एंट्री कब करेगा, 2 अप्रैल को एंट्री करेगा बाय एक्स अकाउंट कितना 5000। अब इन सब के बीच में क्या हुआ, मंथ एंड हो गया मेरा, 31 मार्च आ गई, और मंथ एंड में मैं क्या करता हूँ, बैंक में जाता हूँ और बैंक से जाके अपनी पासबुक में एंट्री करवा लाता हूँ या बैंक से अपना स्टेटमेंट निकाल के ले आता हूँ। तो 31 मार्च को जब बैंक में अपनी पासबुक में एंट्री करा के लाऊंगा या अपना बैंक से स्टेटमेंट निकाल के लाऊंगा तो क्या देखूंगा कि एक्स ने मुझे जो चेक दिया था मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया था 31 मार्च को, कैश बुक में एंट्री कर दी थी, तो इससे मेरी कैश बुक का बैलेंस तो 5000 रुपीज से बढ़ गया था, इससे मेरी 31 मार्च को इससे मेरी कैश बुक का बैलेंस तो 5000 से बढ़ गया। लेकिन क्या 31 मार्च को इसकी एंट्री पासबुक में हुई क्या, नहीं हुई, पासबुक में तो एंट्री कब हो रही है, 2 अप्रैल को। तो अगर 31 मार्च को अगर मैं अपनी पासबुक में इसकी एंट्री करवा के लाता हूं या बैंक से स्टेटमेंट निकाल के लाता हूं तो पासबुक का बैलेंस 5000 रुपीज क्या हो रहा होगा, कम शो हो रहा होगा। तो ये पहला रीजन होता है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का, कि हमने तो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया लेकिन बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट ही नहीं किया। सेकेंड रीजन है चेक इशूड ऑब्लिक ड्रॉन। अब पहली बात तो ये चेक इशूड ऑब्लिक ड्रॉन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पेमेंट डन बाय चेक। इसका मतलब क्या होता है, पेमेंट डन बाय चेक। तो चेक इशू करा, हमने चेक से पेमेंट करा बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन बैंक ने अभी तक इसका पेमेंट नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 31 मार्च को मेरा एक क्रेडिटर था वाई, उसको 2000 रुपीज का चेक देके पेमेंट करा। तो जैसे 31 मार्च को मैंने ये चेक इशू करा होगा
तो अपने बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी होगी 31 मार्च को बाय वाई अकाउंट कितना 2000। अब वही सेम चीज कि वाई हमारा अकाउंट कहाँ है एचडीएफसी बैंक में, वाई का अकाउंट कहाँ है एसबीआई बैंक में। तो वाई ने 31 मार्च को ये चेक अपने एसबीआई बैंक में डिपॉजिट कराया होगा। अब 1 अप्रैल को एसबीआई बैंक ये चेक लेके मेरे एचडीएफसी बैंक के पास आया और कहा कि आपके यहाँ पे कस्टमर है, उसने मेरे कस्टमर को 2000 रुपीज का चेक दिया, तो लाओ इसका पेमेंट करो। अब 2 अप्रैल को मेरे एचडीएफसी बैंक ने देखा कि अब मेरे अकाउंट में है क्या 2000 रुपीज, तो मेरे अकाउंट में 2000 थे। तो 2 अप्रैल को मेरे एचडीएफसी बैंक ने मेरे अकाउंट में से 2000 रुपीज निकालकर कहां पहुंचा दिए, एसबीआई बैंक को पहुंचा दिए। यानी मेरे बैंक ने पेमेंट कब करा, एचडीएफसी बैंक ने पेमेंट कब करा 2 अप्रैल को। तो बैंक पासबुक में एंट्री कब करेगा, 2 अप्रैल को एंट्री करेगा टू वाई अकाउंट कितना 2000। राइट, समझ में आई बात। अब इस बीच वही महीने की आखिरी तारीख आ गई 31 मार्च। मेरी आदत है हर महीने की आखिरी तारीख को बैंक में जाके अपनी पासबुक में एंट्री करा लाता हूं या बैंक से अपना स्टेटमेंट निकाल के ले आता हूं। तो आपने 31 मार्च को ही चेक इशू करा, आपने तो कैश बुक में एंट्री कर दी। तो इससे क्या हुआ, इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस तो 2000 रुपए से कम हो गया। लेकिन क्या 31 मार्च को बैंक में पासबुक में ये एंट्री हुई थी, क्या बैंक ने पेमेंट किया था, क्या नहीं किया था। तो आपकी पासबुक का बैलेंस 2000 रुपीज क्या हो रहा होगा, ज्यादा शो हो रहा होगा। तो ये दूसरा रीजन होता है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का, कि हमने तो चेक इशू कर दिया लेकिन बैंक ने अभी तक उसका पेमेंट ही नहीं किया है। थर्ड रीजन होता है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब आपको पता है कि आजकल अगर किसी कस्टमर को पेमेंट करना है तो आपके पास आने की जरूरत नहीं है, आपका केवल उसको मोबाइल नंबर पता होना चाहिए, डायरेक्टली वो गूगल पे, फोन पे और बाय इंटरनेट बैंकिंग डायरेक्टली वो आपके अकाउंट में क्या कर सकता है, कहीं पे भी बैठ के अमाउंट आपका क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो एक कस्टमर है, उसने डायरेक्टली क्या करा, आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा दिया, लेकिन आपको इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है या आपने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करी। तो एक कस्टमर ने डायरेक्टली अमाउंट आपके बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो जैसे ही आपका कस्टमर आपके बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराएगा तो बैंक तो पासबुक में एंट्री कर देगा। तो बैंक ने पासबुक में एंट्री कर दी 28 मार्च को, सपोज करिएगा आपका एक कस्टमर है जेड, उसने डायरेक्टली आपके अकाउंट में 1000 रुपीज डिपॉजिट करा दी है 28 मार्च को। तो बैंक क्या करेगा, पासबुक की क्रेडिट साइड में 28 मार्च को एंट्री कर देगा बाय जेड अकाउंट 1000। लेकिन आपने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करी है, या तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी या आप एंट्री करना भूल गए। इस बीच क्या हुआ, 31 मार्च को वही मैं अपना बैंक से स्टेटमेंट निकाल के लाया या पासबुक में एंट्री करा के लाया, तो मैं क्या देखूंगा, मेरी पासबुक का बैलेंस तो 1000 रुपीज ज्यादा शो करेगा, जबकि इस रिसिप्ट की एंट्री कैश बुक में तो हुई नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस 1000 रुपीज क्या होगा, कम शो होगा। तो ये दूसरा, तीसरा, थर्ड रीजन होता है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का, कि कस्टमर ने डायरेक्टली अमाउंट आपके बैंक में डिपॉजिट करा दिया बट आपने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करी है। फोर्थ रीजन होता है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। क्या होता है, बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हर महीने रेंट देना है, हर महीने सैलरी पे करनी है, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, हर महीने लोन की ईएमआई पे करनी है। तो आप बैंक को क्या करते हो, पहले से कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे देते हो कि भैया 1 तारीख को मेरा रेंट पे कर देना, 1 तारीख को मेरे को स्टाफ को सैलरी दे देना, 2 को मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना, हर महीने की 5th को मेरे बैंक की ईएमआई पे कर देना। तो आपने बैंक को जो जो डेट्स बताई हैं, बैंक उन डेट्स को आपके सारे पेमेंट कर देगा। तो बैंक जैसे ही पेमेंट करेगा तो आपकी पासबुक में एंट्री कर देगा। जैसे सपोज करो बैंक ने, ये गलती से मैंने इधर क्रेडिट साइड में लिख दिया, सपोज करो बैंक ने पेमेंट करा, सपोज करो बैंक ने पेमेंट करा, आपके रेंट का पेमेंट करा 1 अप्रैल को, ये मैंने गलती से क्रेडिट साइड में लिख दिया, ये गलती से टाइप हो गया है। अगर बैंक रेंट पे कर रहा है तो बैंक उसकी एंट्री क्या करेगा, पासबुक की डेबिट साइड में एंट्री करेगा टू रेंट अकाउंट, जो भी रेंट है, सपोज करो 10,000 पे करा तो टू रेंट अकाउंट कितना 10,000। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय मिस्टेक लिख दिया है। अगर रेंट पे कर रहा है, आपके कहने पर बैंक रेंट पे कर रहा है, तो बैंक उसकी एंट्री क्या करेगा, पासबुक की डेबिट साइड में उसकी एंट्री करेगा। तो बैंक ने रेंट पे करा, बैंक ने तो पासबुक में एंट्री कर दी, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, इससे आपकी पासबुक का बैलेंस तो क्या हो गया, कम हो जाएगा। पासबुक का बैलेंस तो क्या होगा,
कम हो जाएगा, और कैश बुक का बैलेंस क्या हो रहा होगा, ज्यादा शो हो रहा होगा, क्योंकि बैंक ने ये जो पेमेंट करा इसकी एंट्री आपने कैश बुक में नहीं करी है। समझ में आ गया? तो अगर आपके पेमेंट है जो डायरेक्टली बैंक कर रहा है तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस तो हो जाएगा कम, और कैश बुक में आपने इन पेमेंट्स की एंट्री करी नहीं तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो रहा होगा, ज्यादा शो हो रहा होगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है तो बैंक ने आपको उस पर इंटरेस्ट दिया, तो बैंक इंटरेस्ट देगा तो कैसे देगा, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और पासबुक में क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री कर देगा। तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो बैंक ने सपोज करो 1500 रुपीज का आपको इंटरेस्ट दिया, तो बैंक ने उसकी पासबुक की क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना 1500। लेकिन ये जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ बैंक से, आपने इसकी एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं करी, और 31 मार्च को आप अपनी पासबुक में एंट्री करा लाई या बैंक से अपना स्टेटमेंट निकाल के लिया है, तो क्या देखेंगे, आपकी पासबुक का बैलेंस तो 1500 रुपीज ज्यादा दिखा रहा होगा इंटरेस्ट अमाउंट से, जबकि इसकी एंट्री आपने कैश बुक में करी नहीं, तो कैश बुक में 1500 रुपीज का बैलेंस क्या हो रहा होगा, कम शो हो रहा होगा। तो एक ये रीजन होता है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का। ऐसे ये इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, कि आपने कोई ओवरड्राफ्ट कर रखा है तो ओवरड्राफ्ट पे बैंक आपसे क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक को अगर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करेगा, आपको बुला के मांगेगा नहीं, जो भी इंटरेस्ट का पैसा आपके अकाउंट में से क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा और आपकी पासबुक में एंट्री कर देगा। तो बैंक ने आपसे क्या करा, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो बैंक को आपसे 3000 रुपए का इंटरेस्ट लेना था, तो बैंक ने आपके अकाउंट में से 3000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया और पासबुक की डेबिट साइड में एंट्री कर दी टू इंटरेस्ट अकाउंट 3000। लेकिन बैंक ने जो इंटरेस्ट चार्ज करा है आपने इसकी एंट्री अपनी बैंक कॉलम कैश बुक में नहीं करी है। तो 31 मार्च को जब अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल के लाओगे तो क्या देखोगे कि पासबुक में ये 3000 रुपए की इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री हो गई है, तो इससे पासबुक का बैलेंस तो 3000 रुपीज कम हो जाएगा, जबकि ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, जो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा है, आपने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करी है, तो कैश बुक का बैलेंस 3000 रुपीज क्या हो रहा होगा, ज्यादा शो हो रहा होगा। और क्या रीजन होते हैं, ऐसी बैंक चार्जेस, बैंक हमको बहुत सारी सर्विसेज देता है, तो जो भी सर्विसेज बैंक देता है उसके बदले में कुछ ना कुछ नॉमिनल चार्जेस लेता है। तो बैंक आपसे बैंक चार्जेस चार्ज करना चाहता है, तो मैंने बोला आपको मांगेगा नहीं, जो भी चार्जेस होंगे सीधे आपके अकाउंट से विड्रॉ कर लेगा और पासबुक की डेबिट साइड में एंट्री कर देगा। तो सपोज करो बैंक को आपसे 4000 रुपीज के बैंक चार्जेस चार्ज करने हैं, तो बैंक को बैंक चार्जेस चार्ज करने, बैंक ने आपके अकाउंट में से अमाउंट निकाल लिया और आपकी पासबुक की डेबिट साइड में एंट्री कर दी टू बैंक चार्जेस कितना 4000। लेकिन ये जो बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज करे, आपने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करी। तो 31 मार्च को जब अपना बैंक से स्टेटमेंट निकाल के लाओगे तो क्या देखोगे कि पासबुक का बैलेंस तो 4000 रुपीज कम शो रहा होगा, क्योंकि बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज करे जिसकी एंट्री पासबुक में हो गई, तो पासबुक का बैलेंस तो 4000 रुपीज कम शो रहा होगा। और लेकिन इन बैंक चार्जेस को चार्ज करने की एंट्री, इस पेमेंट की एंट्री आपने कैश बुक में नहीं करी है, तो कैश बुक का बैलेंस 4000 रुपीज ज्यादा शो रहा होगा। नेक्स्ट रीजन है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक डिसऑनर्ड, कि बिल रिसीवेबल था जिसको आपने बैंक से डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर्ड हो गया। वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो जैसे जो बिल रिसीवेबल आपने बैंक से डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर्ड हो गया, तो जैसे ही वो बीआर डिसऑनर्ड होगा तो बिल रिसीवेबल जितना अमाउंट अगर आपके बैंक में है तो बैंक क्या करेगा, वो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में से क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो बिल को अपन ने बैंक से डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर्ड हो गया ड्यू डेट पे, तो जितने रुपए का बीआर था उतना अमाउंट आपके बैंक में था, तो बैंक ने क्या करा, डायरेक्टली वो पैसा आपके अकाउंट से निकाल लिया और आपको बोला कि अब आप अपने कस्टमर से आपका अमाउंट ले लेना, हमने हमारे बीआर का पैसा आपके अकाउंट से निकाल लिया है। तो जैसे ही बैंक ये पैसा आपके अकाउंट से निकालेगा तो पासबुक की डेबिट साइड में एंट्री कर देगा। सपोज करो 5000 रुपीज का एक बिल रिसीवेबल था जिसको अपन ने बैंक से डिस्काउंट कराया था, वो डिसऑनर्ड हो गया। तो जैसे ही बीआर डिसऑनर्ड होगा तो ड्यू डेट पे ये बैंक ये पैसा आपके अकाउंट से विड्रॉ कर लेगा, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस 5000 से कम हो जाएगा, लेकिन इसकी एंट्री आपने कैश बुक में नहीं करी है। तो इससे क्या होगा, जब 31 मार्च को आप अपनी पासबुक में एंट्री कराएंगे, बैंक से अपना स्टेटमेंट निकाल के लाएंगे, तो क्या देखेंगे कि आपकी कैश बुक का बैलेंस तो 5000 रुपीज ज्यादा शो रहा होगा, जबकि बैंक ने इस डिसऑनर्ड बिल का पैसा आपके अकाउंट में से विड्रॉ कर लिया है, तो पासबुक का बैलेंस 5000 रुपीज क्या हो रहा होगा, कम शो हो रहा होगा। एक ये रीजन होता है। और क्या रीजन है
कि बैंक ने इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट कर लिया आपके बिहाफ पे बैंक ने आपका इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट करा और कलेक्ट करके आपकी पासबुक में एंट्री कर दी। तो पासबुक में सपोज करो 28 मार्च को बैंक ने आपके बिहाफ पे आपका इंटरेस्ट कलेक्ट करा और इंटरेस्ट कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया और पासबुक की क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी। 28 मार्च को ये आपकी रिसिप्ट है, तो बाय इंटरेस्ट कितना 3000। तो बैंक ने जो इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट करके पासबुक में एंट्री कर दी, लेकिन इसकी एंट्री इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव की एंट्री आपने अपनी बैंक कॉलम कैश बुक में नहीं करी। तो 31 मार्च को जब अपना बैंक से स्टेटमेंट लाओगे तो क्या देखोगे कि आपकी पासबुक का जो बैलेंस है वो तो 3000 रुपीज ज्यादा शो रहा होगा, क्योंकि बैंक ने आपका जो इंटरेस्ट कलेक्ट करा है या डिविडेंड कलेक्ट करा है तो बैंक ने तो उसकी एंट्री पासबुक में कर दी रिसिप्ट साइड में, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस तो 3000 से बढ़ गया, लेकिन आपने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करी तो कैश बुक का बैलेंस 3000 रुपीज क्या हो रहा होगा, कम शो रहा होगा। तो ये कुछ रीजंस होते हैं कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने के। और भी रीजंस हो सकते हैं, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे, बट ये कुछ बेसिक रीजंस हैं जिनके कारण कैश बुक और पासबुक दोनों में एक जैसी एंट्री होने के बावजूद भी दोनों के बैलेंसेस क्या करते हैं, डिफर करते हैं। देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो क्वेश्चन होते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन ये फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जिस भी डेट को आप बना रहे हो पर्टिकुलर प्लस माइनस। अब एग्जाम में जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में या तो आपको कैश बुक का कोई बैलेंस दे रखा होगा या पासबुक का बैलेंस दे रखा होगा। अपन इस चैप्टर में कौन सी बात किसकी बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं। तो जो बैंक कॉलम कैश बुक है मैंने आपको बताया था उसका डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है, क्योंकि बैंक हमें एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, इसलिए बैंक कॉलम कैश बुक का डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। सेम चीज पासबुक पे एप्लीकेबल होगी, पासबुक का भी डेबिट या क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। तो जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में या तो कैश बुक का बैलेंस दे रखा होगा या पासबुक का बैलेंस दे रखा होगा। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब आपकी जो कैश बुक है उसकी डेबिट साइड रिसिप्ट होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट होते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब कि आपकी डेबिट साइड यानी रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है। तो रिसिप्ट ज्यादा है पेमेंट कम है मतलब ये क्या है, ये आपका बैंक बैलेंस है। तो बैंक बैलेंस क्या है, एक अच्छी बात है, इज अ पॉजिटिव थिंग। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर क्वेश्चन में बता नहीं रखा, केवल बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, बता नहीं रखा क्वेश्चन में कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, तो साइलेंस के केस में आप इसको क्या मानेंगे, इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। कहां पे लिखेंगे, प्लस के कॉलम में लिखेंगे। कौन से कॉलम में लिखेंगे, प्लस के कॉलम में लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब कैश बुक की क्रेडिट साइड पेमेंट होती है, डेबिट साइड रिसिप्ट होती है। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, यानी पेमेंट ज्यादा है और रिसिप्ट्स कम है। तो पेमेंट ज्यादा हो गया और रिसिप्ट्स कम है, इसका मतलब ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपकी लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी क्या है, नेगेटिव चीज है, कहां लिखेंगे, माइनस के कॉलम में। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, कहां लिखोगे, माइनस के कॉलम में लिखोगे। और अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट दे रखी है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो मैंने आपको बताया था पासबुक की जो डेबिट साइड है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पासबुक की डेबिट साइड पेमेंट होती है, क्रेडिट साइड रिसिप्ट होती है। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस है मतलब पेमेंट ज्यादा हो गई, रिसिप्ट कम हो गई। तो पेमेंट ज्यादा रिसिप्ट का मतलब ये ओवरड्राफ्ट हो गया। तो ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी होना बिजनेस के लिए क्या है, नेगेटिव चीज होती है। तो कहां लिखेंगे, माइनस के कॉलम में। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, कहां लिखेंगे, माइनस के कॉलम में। तो अगर ओवरड्राफ्ट चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, कहां लिखा जाएगा, माइनस के कॉलम में लिखेंगे। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो अभी समझा है पासबुक की क्रेडिट साइड हमारे लिए कस्टमर के लिए क्या होती है, रिसिप्ट, और डेबिट साइड क्या होती है, पासबुक की पेमेंट। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है मतलब रिसिप्ट ज्यादा है पेमेंट कम है। तो रिसिप्ट ज्यादा है पेमेंट कम है मतलब ये क्या हो गया, ये आपका बैंक बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया, बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस होना पॉजिटिव चीज है, कहां लिखेंगे, प्लस के कॉलम में। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक
या क्वेश्चन में केवल बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, बता नहीं रखा ये पासबुक का डेबिट है या क्रेडिट है, तो साइलेंस के केस में आप पासबुक का कौन सा बैलेंस मानेंगे, क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। कहां लिखेंगे, प्लस के कॉलम में लिखेंगे। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में इन चार में से कोई भी एक बैलेंस आपको दे रखा होगा। अब अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक से, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो आप उसको टैली करोगे किससे, पासबुक के बैलेंस से। टैली करोगे किससे, पासबुक के बैलेंस से। यानी जितने भी आपके एडजस्टमेंट्स होंगे प्लस और माइनस के, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझाऊंगा, कुछ प्लस माइनस के एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो ये जो प्लस और माइनस के जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सब काय में होंगे, कैश बुक में होंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक का बैलेंस। समझ में आई क्या ये बात, कि अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप उसको टैली करोगे किससे, पासबुक के बैलेंस से। यानी जो भी ऐड और जो भी लेस होगा वो सब काय में होगा, जितने भी एडजस्टमेंट होंगे प्लस माइनस के वो काय में होंगे, कैश बुक में, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट इज बैलेंस एज पर कैश बुक, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। ऐसे अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है क्वेश्चन की वो पासबुक के बैलेंस से हो रही है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे हो रही है, पासबुक के बैलेंस से हो रही है, तो आप उसको टैली किससे करोगे, कैश बुक के बैलेंस से उसको टैली करोगे। यानी जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे प्लस और माइनस के वो अब काय में होंगे, पासबुक में होंगे। यानी अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक से हो रही है तो प्लस और माइनस के एडजस्टमेंट कैश बुक में करेंगे और उसको टैली करेंगे पासबुक के बैलेंस से। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक से हो रही है तो सारे एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस के काय में होंगे, पासबुक में होंगे, और पासबुक के बैलेंस को टैली करेंगे किससे, कैश बुक के बैलेंस से। समझ में आई बात। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे।